चार्ल्स लेबर और 2 चीनी नागरिकों को कोविड-19 कोरोना वायरस को चीन को बेचने के लिए गिरफ्तार किया गया। न्याय विभाग ने आज घोषणा की कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान और रासायनिक जीव विज्ञान विभाग के अध्यक्ष और 2 चीनी नागरिकों पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के समर्थन के संबंध में आरोप लगाए गए हैं। ग्लोबल मूवीज चैनल देखने के लिए आपका स्वागत है। अपने परिवार को शुभकामनाएं दें और खुद को खुश रखें और हर रोज आपका मनोरंजन करें। ताजा खबरों और फिल्मों से बने रहें। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान और रसायन जीव विज्ञान विभाग के अध्यक्ष चार्ल्स लेबर 60 को आज सुबह गिरफ्तार किया गया और एक भौतिक रूप से गलत, काल्पनिक और कपटपूर्ण बयान देने की एक गिनती के साथ आपराधिक शिकायत का आरोप लगाया गया। लिबर मैसाचुसेट्स के मजिस्ट्रेट जज मैरियन बी बॉलर से पहले दोपहर में बोस्टन, मैसाचुसेट्स में संघीय अदालत में पेश होंगे। एक चीनी नागरिक 29 साल के यानकिंग पर एक विदेशी मुद्रा सरकार के एक एजेंट के रूप में काम करने और झूठे बयान देने के लिए हर एक के साथ एक अभियोग में आरोप लगाया गया था। ये वर्तमान में चीन में है। एक चीनी नागरिक 30 वर्षीय ज़ो सोंग ज़ेंग को 10 दिसंबर 2019 को बोस्टन के लोगान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था और चीन द्वारा जैविक अनुसंधान की 21 शीशियों की तस्करी के प्रयास के साथ आपराधिक शिकायत का आरोप लगाया गया था। 21 जनवरी 2020 को झेंग को संयुक्त राज्य अमेरिका से तस्करी के सामानों की एक गिनती और झूठे, काल्पनिक या धोखाधड़ी वाले बयान देने के लिए गिना गया था। उन्हें 30 दिसंबर 2019 से नजरबंद कर दिया गया है। चार्ल्स लेबर अदालत के दस्तावेजों के अनुसार 2008 के बाद से लिबर, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लिबर रिसर्च ग्रुप के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के रूप में काम किया है, जो कि नैनो साइंस के क्षेत्र में विशिष्ट हैं, ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अनुदान से अनुदान राशि में $1 करोड़ 50 लाख से अधिक प्राप्त किए हैं। NIH और रक्षा विभाग DOD इन अनुदानों के लिए विदेशी सरकारों या विदेशी संस्थाओं से वित्तीय सहायता सहित ब्याज के महत्वपूर्ण विदेशी वित्तीय संघर्षों के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के लिए 2011 में शुरू होने के बावजूद चीन में वुहान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय WUT में लिबर एक रणनीतिक वैज्ञानिक बन गया और 2012 से 2017 तक या इसके बारे में चीन के 1000 टैलेंट प्लान में एक संविदात्मक भागीदार था और चीन की 1000 टैलेंट योजना में से एक है। चीन के वैज्ञानिक विकास, आर्थिक समृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तरीय वैज्ञानिक प्रतिभा को आकर्षित करने, भर्ती करने और उच्च स्तरीय वैज्ञानिक प्रतिभाओं को तैयार करने के लिए सबसे प्रमुख चीनी प्रतिभा भर्ती योजनाएं हैं। ये प्रतिभा कार्यक्रम चीनी विदेशी प्रतिभाओं और विदेशी विशेषज्ञों को लुभाने के लिए अपने ज्ञान और अनुभव को चीन में लाने और व्यक्तियों को मालिकाना जानकारी चुराने के लिए पुरस्कृत करने की कोशिश करते हैं। लिबर के 3 वर्षीय हजारों टैलेंट अनुबंध की शर्तों के तहत वुट ने प्रति माह लिबर $50,000 का भुगतान किया। 10 लाख चीनी युआन, उस समय लगभग $158,000 का जीवित व्यय दिया और वुट में एक शोध प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए उन्हें $1.5 मिलियन से अधिक का पुरस्कार दिया। दंडा बदले में लिबर को वुट के लिए काम करने के लिए बाध्य किया गया था। 1 वर्ष में 9 महीने से कम नहीं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परियोजनाओं की घोषणा करके युवा शिक्षकों और PhD छात्रों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, पेटेंट के लिए आवेदन करने और वुट के नाम से लेख प्रकाशित करने के लिए। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 2018 और 2019 में लिबर ने 1000 टैलेंट प्लान में अपनी भागीदारी और वुट के साथ संबद्धता के बारे में झूठ बोला। 24 अप्रैल 2018 को जांचकर्ताओं के साथ एक साक्षात्कार के दौरान लिबर ने कहा कि उनसे कभी भी हजारों प्रतिभाओं के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित नहीं किया कि चीन ने उन्हें कैसे वर्गीकृत किया। नवंबर 2018 में NIH ने हार्वर्ड से पूछताछ की कि क्या लिबर वुट और चीन के 1000 टैलेंट प्लान के साथ अपने तत्कालीन संदिग्ध संबंधों का खुलासा करने में विफल रहा है या नहीं। लिबर ने हार्वर्ड को NIH के बारे में गलत तरीके से बताया कि लिबर का 2012 के बाद वुट के साथ कोई औपचारिक जुड़ाव नहीं था।
लेकिन बाद के वर्षों में वुड के साथ उनकी भागीदारी वुड ने बुरी तरह से अतिरंजना जारी रखी और यह कि लेबर एक प्रतिभागी नहीं है चीन की 1000 ताल योजना। यान किंग के अभियोग के अनुसार ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के लेफ्टिनेंट हैं, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सशस्त्र सेना और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP के सदस्य हैं। अपने J1 वीजा आवेदन पर ये ने खुद को एक छात्र के रूप में पहचाना और CCP द्वारा निर्देशित एक शीर्ष सैन्य अकादमी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी NUDT में चल रही सैन्य सेवा के बारे में झूठ बोला। यह आगे आरोप लगाया गया है कि अक्टूबर 2017 से अप्रैल 2019 तक बोस्टन विश्वविद्यालय BU के भौतिकी, रसायन विज्ञान और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग में अध्ययन करते हुए यूए ने PLA अधिकारियों के रूप में काम करना जारी रखा, जो PLA अधिकारियों से कई असाइनमेंट पूरा कर रहे थे, जैसे कि अनुसंधान का संचालन करना, अमेरिकी सेना का आकलन करना, वेबसाइटें और अमेरिकी दस्तावेज और सूचनाएं चीन को भेजना। अदालती दस्तावेजों के अनुसार 20 अप्रैल 2019 को संघीय अधिकारियों ने बोस्टन के लोगान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वाई का साक्षात्कार लिया। साक्षात्कार के दौरान यह आरोप लगाया गया है कि ये झूठे तरीके से दावा करते हैं कि उनका दोनों प्रोफेसरों के साथ न्यूनतम संपर्क था, जो उच्च श्रेणी के PLA अधिकारी थे। हालांकि ये के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खोज ने दर्शाया कि एक नूट प्रोफेसर के निर्देशन में, जो PLA कर्नल थे, ये ने अमेरिकी सैन्य वेबसाइटों तक पहुंच बनाई, अमेरिकी सैन्य परियोजनाओं पर शोध किया और रोबोटिक्स और विशेषज्ञता वाले 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों पर PLA के लिए जानकारी संकलित की। कंप्यूटर विज्ञान। इसके अलावा एक WeChat बातचीत की समीक्षा से पता चला कि ये और नूट के अन्य PLA अधिकारी सैन्य अनुप्रयोगों के लिए डेटा को समझने के लिए डिजाइन किए गए एक जोखिम मूल्यांकन मॉडल के बारे में एक शोध पत्र पर सहयोग कर रहे थे। साक्षात्कार के दौरान ये ने स्वीकार किया कि वह PLA में लेफ्टिनेंट के पद पर रही और स्वीकार किया कि वह CCP की सदस्य थीं। झो सोंग झेंग। अगस्त 2018 में झेंग ने J-1 वीजा पर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश किया और बोस्टन में बेथ इजरायल डेकोनस मेडिकल सेंटर में 4 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2019 तक कैंसर से अनुसंधान किया। यह आरोप है कि दिसंबर के लिए 2019 जिंग ने जैविक अनुसंधान के 21 शीशियों को चुरा लिया और उन्हें चीन के लिए तय की गई उड़ान में संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर तस्करी करने का प्रयास किया। लोगान हवाई अड्डे पर संघीय अधिकारियों ने झेंग के बैग में से एक के अंदर एक झटके में छिपी हुई शीशियों की खोज की और ठीक से पैक नहीं किया गया। यह आरोप लगाया जाता है कि शुरू में झेंग ने अपने सामान की सामग्री के बारे में अधिकारियों से झूठ बोला था, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया कि उसने बेथ इजराइल की एक प्रयोगशाला से शीशियां चुरा ली हैं। जिंग ने कहा कि उनका इरादा चीन में शीशियों को लाने के लिए है, ताकि वे अपनी प्रयोगशाला में अनुसंधान करने के लिए उनका उपयोग कर सकें और परिणामों को अपने नाम से प्रकाशित कर सकें। झूठे, काल्पनिक और कपटपूर्ण बयान देने का आरोप, जेल में 5 साल तक की सजा, 3 साल की निगरानी, रिहाई और $250,000 के जुर्माने का प्रावधान है। वीजा धोखाधड़ी का आरोप, जेल में 10 साल तक की सजा, 3 साल की निगरानी, रिहाई और $250,000 के जुर्माने का प्रावधान है। एक विदेशी सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करने का आरोप, जेल में 10 साल तक की सजा, 3 साल की निगरानी के लिए रिहाई और $250,000 का जुर्माना देने का प्रावधान है। साजिश का आरोप, जेल में 5 साल तक की सजा, 3 साल की निगरानी, रिहाई और $250,000 के जुर्माने का प्रावधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका से माल की तस्करी का आरोप, जेल में 10 साल तक की सजा, 3 साल की निगरानी, रिहाई और $250,000 के जुर्माने का प्रावधान है। अमेरिका के सेंटेंसिंग गाइडलाइंस और अन्य वैधानिक कारकों के आधार पर एक संघीय जिला अदालत के न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाई जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल जॉन सी डिमर्स, यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी एंड्रयू ई लेलिंग, FBI बोस्टन फील्ड डिवीजन के चार्ज में विशेष एजेंट जोसेफ आर बोनावोलेंटा, माइकल डेनिंग, फील्ड ऑपरेशंस के निदेशक, US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, बोस्टन फील्ड ऑफिस, लियालिस्टा बाजी, डिफेंस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव सर्विस, नॉर्थ ईस्ट फील्ड ऑफिस के चार्ज में विशेष एजेंट,
फिलिप कॉइन, अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग के प्रभारी महानिरीक्षक के कार्यालय में विशेष एजेंट, और विलियम हिगिंस, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ऑफिस ऑफ एक्सपोर्ट इन्फोर्समेंट, बोस्टन फील्ड ऑफिस के चार्ज में विशेष एजेंट ने घोषणा की। सहायक अमेरिकी अटॉर्नी बी स्टेफनी सिगमैन, जेसन केसी और लेलिंग की नेशनल सिक्योरिटी यूनिट के बेंजामिन टोलकॉफ इन मामलों की सुनवाई नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के काउंटर इंटिग्रेशन एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल सेक्शन में ट्रायल अटॉर्नी विलियम मैके और डेविड आरोन की सहायता से कर रहे हैं। चार्जिंग डॉक्यूमेंट में शामिल विवरण आरोप हैं। प्रतिवादियों को निर्दोष माना जाता है जब तक कि कानून की अदालत में एक उचित संदेह से परे दोषी साबित न हो जाए। ये मामला न्याय विभाग के चीन पहल का हिस्सा है, जो चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने की रणनीतिक प्राथमिकता को दर्शाता है और राष्ट्रपति की समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को मजबूत करता है। व्यापार, गुप्त चोरी, हैकिंग और आर्थिक जासूसी में लगे लोगों की पहचान करने और उन पर मुकदमा चलाने के अलावा पहल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, आपूर्ति श्रृंखला के खतरों और अमेरिकी जनता को प्रभावित करने वाले विदेशी एजेंटों सहित बाहरी खतरों से हमारे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करने के प्रयासों को बढ़ाएगी। उचित पंजीकरण के बिना नीति निर्धारक। ग्लोबल मूवी चैनल देखने के लिए धन्यवाद। आपका सुखद मनोरंजन। यदि आप हमारे चैनल को वास्तव में पसंद करते हैं, लेटेस्ट न्यूज और मूवी देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।